सोचो, इंडिया में एक ऐसी संस्था है जिसके पास हरियाणा से भी ज्यादा जमीन है। ये सुनकर आपको यकीन नहीं होगा, लेकिन ये सच है। इतनी ताकतवर संस्था की सरकारें भी इसके खिलाफ बोलने से पहले 10 बार सोचती हैं। इसकी ताकत का अंदाजा लगाना मुश्किल है। दोस्तों, ये किसी बॉलीवुड फिल्म की कहानी नहीं है, बल्कि इंडिया में वक्फ बोर्ड की हकीकत है। ये हकीकत इतनी चौंकाने वाली है कि आप सोच में पड़ जाएंगे। वक्फ बोर्ड, जिसे मुस्लिम समुदाय की दान की हुई संपत्ति को मैनेज करने का काम सौंपा गया है, लंबे समय से विवादों में घिरा हुआ है। इसके कामकाज पर हमेशा सवाल उठते रहे हैं। इस पर भ्रष्टाचार, जमीन हड़पने और कानून की धज्जियां उड़ाने के आरोप लगते रहे हैं। ये आरोप समय समय पर सामने आते रहते हैं। 1954 में नेहरू जी ने वक्फ एक्ट लाया, जिसके तहत एक अलग वक्फ बोर्ड बनाया गया। इस बोर्ड को कई शक्तियां दी गईं, जैसे मुतावली की निगरानी और हटाना, वक्फ की ओर से मुकदमा लड़ना। वक्फ बोर्ड के पास कितनी संपत्ति है, ये जानकर आप हैरान रह जाएंगे। ये संपत्ति इतनी विशाल है कि आप सोच भी नहीं सकते। बड़े बड़े शहरों में कीमती प्रॉपर्टी से लेकर गांवों में खेती की जमीन तक वक्फ बोर्ड की संपत्ति लाखों करोड़ रुपए की बताई जाती है। ये संपत्ति हर जगह फैली हुई है, लेकिन मुस्लिम समुदाय के भले के लिए बनाई गई ये संपत्ति अक्सर भ्रष्टाचार और कुप्रबंधन के भंवर में फंस जाती है। ये एक गंभीर समस्या है। इस वीडियो का मकसद इस मुद्दे पर प्रकाश डालना है और ऐसे सवाल उठाना है जिनके जवाब मिलने चाहिए। ये सवाल हमारे समाज के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। वक्फ बोर्ड की संपत्ति का सही उपयोग कैसे हो, ये एक बेडीढा सवाल है। इस सवाल का जवाब ढूंढना बेहद जरूरी है, और इस सवाल का जवाब ढूंढना हम सबकी जिम्मेदारी है। ये जिम्मेदारी हम सबको मिलकर निभानी होगी। तो चलिए, इस सफर में हमारे साथ जुड़िए और जानिए वक्फ बोर्ड की काली सच्चाई। ये सफर आपको सोचने पर मजबूर कर देगा। 1969 में एक संशोधन करके सेंट्रल वक्फ काउंसिल जोड़ी गई। इस एक्ट ने वक्फ को एक बहुत ही मजबूत सामाजिक और आर्थिक शक्ति बना दिया। वक्फ बोर्ड को समझने के लिए हमें पहले वक्फ को समझना होगा। जरा सोचिए, एक नेक दिल मुसलमान अपने धर्म और दूसरों की मदद करने की चाहत से अपनी जमीन का एक टुकड़ा दान कर देता है। अल्लाह को समर्पित ये जमीन वक्फ बन जाती है, एक इस्लामिक ट्रस्ट जो हमेशा के लिए समुदाय की सेवा करता है। वक्फ की अवधारणा कुरान, इस्लाम की पवित्र किताब में है, जो मुसलमानों को समाज को वापस देने और जरूरतमंदों की मदद करने के लिए प्रोत्साहित करती है। इतिहास में वक्फ की संपत्तियों का उपयोग मस्जिदों, स्कूलों, अस्पतालों और मुस्लिम समुदाय को लाभ पहुंचाने वाले अन्य संस्थानों के निर्माण के लिए किया जाता रहा है। इन संपत्तियों से होने वाली आय का उपयोग इन संस्थानों को चलाने और गरीबों और जरूरतमंदों की मदद के लिए किया जाता है। यह एक सतत प्रक्रिया है जो पीढ़ियों तक चलती है। ये एक बहुत ही खूबसूरत अवधारणा है जो दान और सामाजिक जिम्मेदारी की भावना को दर्शाती है। यह समाज में एकता और सहयोग को भी बढ़ावा देती है। हालांकि सत्ता और पैसे से जुड़ी किसी भी व्यवस्था की तरह वक्फ व्यवस्था, खासकर भारत में, भ्रष्टाचार और दुरुपयोग के आरोपों से घिरी रही है। वक्फ संपत्तियों के मामलों में कई बार कानूनी विवाद भी होते हैं जो इस व्यवस्था की पारदर्शिता पर सवाल उठाते हैं। ये विवाद अक्सर लंबी कानूनी लड़ाइयों में बदल जाते हैं। सुधार की आवश्यकता को देखते हुए कई समुदाय और नेता वक्फ व्यवस्था में पारदर्शिता और जवाबदेही लाने के लिए काम कर रहे हैं। यह एक महत्वपूर्ण कदम है जो वक्फ की मूल भावना को बनाए रखने में मदद करेगा। भारत में वक्फ व्यवस्था का एक लंबा और जटिल इतिहास रहा है जो सदियों से चला आ रहा है, जो उपमहाद्वीप में इस्लाम के आगमन के साथ शुरू हुआ था और समय के साथ विकसित हुआ। दिल्ली सल्तनत और मुगल शासन के दौरान वक्फ संपत्तियां फली फूलीं और मुसलमानों के सामाजिक और आर्थिक जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। बादशाह और रईस जन्नत में अपनी जगह पक्की करने के लिए मस्जिदों, मदरसों और धर्मार्थ संस्थानों की स्थापना के लिए बड़ी मात्रा में जमीन और दौलत दान करते थे। वक्फ की संपत्तियों द्वारा वित्त पोषित ये संस्थान शिक्षा, संस्कृति और सामुदायिक विकास के केंद्र बन गए, जो समाज को समृद्ध करते थे। हालांकि अंग्रेजों के आगमन ने वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन में एक महत्वपूर्ण मोड़ ला दिया, जिससे सब कुछ बदल गया। अंग्रेज अपनी औपनिवेशिक मानसिकता के साथ वक्फ को एक धार्मिक और धर्मार्थ संस्थान के बजाय राजस्व के स्रोत के रूप में देखते थे। उन्होंने ऐसे कानून और नियम बनाए जिनसे उन्हें वक्फ संपत्तियों पर अधिक नियंत्रण मिल गया, और उन्होंने अक्सर अपने फायदे के लिए इनका शोषण किया।
इसी दौरान वक्फ व्यवस्था में भ्रष्टाचार और कुप्रबंधन बढ़ा, जो एक गंभीर समस्या बन गई। एक ऐसी समस्या जो आज भी इसे जकड़े हुए है और समाधान की प्रतीक्षा कर रही है। आज भी वक्फ संपत्तियों का सही प्रबंधन और पारदर्शिता एक चुनौती बनी हुई है, जिसे हल करना आवश्यक है। सुधारों की मांग और कानूनी लड़ाइयों के बावजूद वक्फ संपत्तियों का भविष्य अनिश्चित बना हुआ है और यह देखना बाकी है कि आगे क्या होता है। चलो दोस्तों, 1995 में वक्फ की जमीनों का पूरा खेल ही बदल गया। 1991 में बाबरी मस्जिद के बाद कांग्रेस सरकार ने वक्फ बोर्ड एक्ट में कुछ तगड़ा चेंज कर दिया। अब वक्फ बोर्ड को जमीन हड़पने का पूरा हक मिल गया। इस एक्ट में एक धांसू सेक्शन 40 भी था। इस सेक्शन के हिसाब से वक्फ बोर्ड अपनी मनमानी से इंटरनल इंक्वायरी करके तय कर सकता है कि कोई भी प्रॉपर्टी वक्फ की है या नहीं। बस हो गया फैसला, ना कोर्ट कचहरी, ना कोई झंझट। एक नोटिस रजिस्ट्रेशन ऑफिस को भिजवाया और बस वो प्रॉपर्टी वक्फ की हो गई। अब उसको बेचना या खरीदना मतलब गच्चा खाना। वक्फ बोर्ड से NOC, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा। समझे? आपकी प्रॉपर्टी रातों रात वक्फ प्रॉपर्टी बन सकती है और फिर बिना वक्फ बोर्ड की मर्जी के आप कुछ नहीं कर पाएंगे। चाहे लखनऊ में बैठे वक्फ वाले हों, नोएडा की प्रॉपर्टी पर भी दावा ठोक सकते हैं। बिना NOC के बेची या खरीदी तो आप, खरीदने वाला और रजिस्ट्रेशन ऑफिसर सब जेल में 2 साल की हवा खा सकते हैं। लड़ना चाहो तो वक्फ ट्रिब्यूनल में जाओ, किसी और कोर्ट में नहीं। और ट्रिब्यूनल का फैसला यानी वक्फ बोर्ड का फैसला ही फाइनल, कोई अपील भी नहीं। सोचो, इतनी पावर और कोई देख रेख नहीं तो गड़बड़ तो होगी ही। कितने ही केस और झगड़े हो गए हैं, प्रॉपर्टी ऑनर्स के तो होश उड़ गए हैं। आज भी वक्फ प्रॉपर्टी का मसला बड़ा टेढ़ा है। इसमें रिफॉर्म और पारदर्शिता बहुत जरूरी है ताकि सबके हक की हिफाजत हो सके। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो मेरे चैनल डेसी टॉक्सिक को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को भी दबा दें।